मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ प्रोफेसर रीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आज जो व्यक्तिक संप्रेषण है, जिसके बारे में पूर्व में हमने वीडियो के व्यक्तिक संप्रेषण है क्या, इसका अर्थ, इसके उद्देश्यों के बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें इस व्यक्तिक संप्रेषण यानी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसके गुण और दोषों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो व्यक्तिक संप्रेषण है, अब व्यक्तिक संप्रेषण के गुण। अब व्यक्तिक संप्रेषण के गुण है। अब इसमें सबसे पहला गुण है कि शिक्षा का केंद्र बालक, यानी व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत जो सेंटर पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक स्टूडेंट या हमारा बालक होता है जो स्टडी कर रहा है, और एज ए क्लासरूम टीचिंग के दौरान इसमें है। और अगर इंडिविजुअल वैसे हम बात करें तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बस ओनली 1:1 का रेशो होता है। तो शिक्षा का केंद्र जब बालक होता है तो 1:1 इट्स मीन एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का रेशो रहता है, तो उसके अनुसार ही फिर स्टडी का कार्य चलता है। तो इस प्रकार शिक्षक को भी बालक की प्रोग्रेस का 100% पता होता है कि बालक कितना रुचि ले रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आदतें क्या है, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है, और उसी के आधार पर इसकी समस्त जो है क्रियाएं वो संपादित होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें जो करके सीखने के अवसर, जब एक ही बालक या एक ही व्यक्ति को हम स्टडी करा रहे हैं या कोई टास्क करा रहे हैं तो उस व्यक्ति पर हमारा पूरा अटेंशन होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के हम टास्क देते हैं। तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जो है उसमें करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है क्रियाशीलता के अवसर। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत भी हमारा एक तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही है। तो क्रियाशीलता के अवसर कि ज्यादा से ज्यादा इसमें इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा हमारे हैं संप्रेषण के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बालक अपनी अभिव्यक्ति को कर सके और अपनी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित भी कर सके। तो ये इसके अंतर्गत एक दिया जाता है अवसर। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो है शिक्षक बालक का बालक के व्यक्तित्व विकास
पर प्रभाव। अब इस विधि में क्या है, ये जो एक तरह से व्यक्तिगत संप्रेषण है, तो इस व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक का क्या होता है, उसके बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध इनका एक तरह से टीचर स्टूडेंट का हो जाता है, तो उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो टीचर के गुण से प्रभावित होता है। तो टीचर की जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस है, उसकी आइडियोलॉजी है, ये सब उसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इसमें आता है, यह है रोचक विधि है। रोचक विधि, क्योंकि इंडिविजुअल संप्रेषण में क्या है, जो शिक्षक है और उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण होता है, तो बहुत ही नए नए क्रिएटिव आइडियाज एक दूसरे से शेयरिंग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो टीचर हो। अब इसके पश्चात नेक्स्ट आता है कि ये विधि जो है वो क्या करती है, ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करती है, क्योंकि इंडिविजुअल होने के कारण स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित रखते हैं, तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम करता है, जो उसके आगे स्व अध्ययन के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। नेक्स्ट इसमें आता है बालक की प्रकृति अनुरूप शिक्षण। तो जो टीचर है वो स्टूडेंट की नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग कि मेरा स्टूडेंट किस प्रकार से स्टडी कर रहा है, किस प्रकार से उसकी लर्निंग कैपेसिटी है, उसकी योग्यताओं को मापते हुए उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग की स्ट्रेटजी तैयार करता है और उसी के अनुसार उनका जो आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार शिक्षण। तो बेसिकली इसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंस यानी उसकी आवश्यकता, योग्यता, रुचि, उनके अनुसार टीचिंग की प्लानिंग करता है। दैट इज सेम पॉइंट्स है, बस एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है तो एक में नेचर की बात की गई है। नेक्स्ट आता है कि इसमें शिक्षक के उत्तरदायित्व में वृद्धि। ये इंडिविजुअल शिक्षण है, तो इसमें क्लासरूम में तो कम से कम 30-40 बच्चे होते हैं। इंडिविजुअल शिक्षण कराने के लिए शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी बढ़ जाता है कि वही चीज 40 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, उनको सेम रिपीट करनी है और एक एक बच्चे को करनी है, तो उसमें उत्तरदायित्व बढ़ता है। साथ ही इसके अंदर क्या होता है, जो परिश्रम होता है वह भी क्या होता है, बहुत ही परिश्रम अधिक होता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है। एक ही कंटेंट को इतनी बार जब हम स्टडी कराएंगे तो एज ए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत तो इसमें परिश्रम भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या करने पड़ते हैं,
हैं तो शिक्षक का उत्तरदायित्व है वह भी इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली इसके जो व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण हैं, ये सारे गुण हैं जो इंडिविजुअल संप्रेषण में, यानी व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ या दो व्यक्ति के साथ या टीचर का स्टूडेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो अब हम नेक्स्ट इसमें अब आते हैं हमारे इसके इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन है, इसके जो दोष हैं, इसका एक और गुण हम कह सकते हैं गुण में कि ये क्या है, जो प्रखर बुद्धि है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, प्रखर बुद्धि और जो मंद बुद्धि है, जिनकी लर्निंग बहुत स्लो है, उनके लिए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद एवं उपयोगी होता है, क्योंकि इंडिविजुअल रूप से ही ऐसे बच्चों पर ध्यान दे करके जो ब्रिलियंट या एक्सीलेंस या आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं उनको हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वैसे ही स्टडी करा सकते हैं। सेम एज अपोजिट ऑफ ये जो जड़ बुद्धि है या मंद बुद्धि है, उनको भी हम इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से टीचिंग करा करके उनका प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये इसका लास्ट गुण था। अब नेक्स्ट आता है इसमें व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष। अब इस दोष में अब जो दोष है हमारे, अब इस दोष के अंतर्गत आता है कि पहला ये है बहुत ही व्ययपूर्ण विधि है। पहला दोष है इसका व्ययपूर्ण विधि, यानी इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपेंसेस होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 1:1 कम्युनिकेशन के लिए कितना ज़्यादा मात्रा में वो रिसोर्सेज, इतनी फैसिलिटी, चाहे वो एज ए कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में हो, मास कम्युनिकेशन में तो पूरा जनसमूह आ जाता है, लेकिन उस जनसमूह में भी एक एक को अगर हम कम्युनिकेशन करें तो कितना खर्चा होगा। सेम एज आज के स्टूडेंट में हमारी इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, हमारे स्टूडेंट और 1:2 जैसे कोठारी कमीशन में 1:40 का 1:30 का रेशो दे रखा और एलसी 2005 1:40 का रेशो दे रखा। तो जब इतने बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसके लिए कितने सारे असेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी हमें आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा व्ययपूर्ण विधि है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो अवगुण है या दोष है वो ये है कि इस विधि में 1:1 यानी 1 टीचर एंड 1 स्टूडेंट, तो 1 टीचर एंड 1 स्टूडेंट के अनुपात में
बढ़ेगा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले गवर्नमेंट को या किसी भी राष्ट्र को ऐसी व्यवस्था करने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से ये संभव नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसके जो डिमेरिट्स है वो ये है कि इसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव नहीं। सामाजिक गुणों का विकास संभव नहीं। तो इसमें जो हमारे सोशल वैल्यूज है, मूल्य हमारे गुण है, जिसमें हमारे हैं प्रेम, त्याग, दया, आपस में सहयोग करके कार्य करना, एक प्रकार से सहकारिता भी कह सकते हैं। तो ये गुण इस इंडिविजुअल संप्रेषण में फुलफिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसमें आता है, क्योंकि बालक क्या होता है फिर समाज से पृथक हो जाता है। जब एक स्टूडेंट और एक टीचर, तो उसका आपस में सोशल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और इसमें क्या है, समय एवं शक्ति को नष्ट, यानी इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि हमारे समय और शक्ति है वो ज्यादा मात्रा में नष्ट होती है। चाहे स्टूडेंट की कह ले चाहे टीचर की कह ले। टीचर को तो सभी स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाना है, तो उसे कितनी बार उस जो कम्युनिकेशन के लिए उस कंटेंट को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। इसमें उनका जो समय है और शक्ति है ये दोनों ही क्या है, नष्ट होती है। अब नेक्स्ट जो है अगर हम वो बात करें तो यह है अव्यवहारिक विधि है, क्योंकि हम इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन को अगर छोटा मात्रा में, अगर जैसे इंटरव्यू भी लेना है, साक्षात्कार ही करना है, या पर्टिकुलर हमारा जो रिसर्च का फील्ड है जिसमें एक ही वो होता है केस स्टडी अगर हम कह सकते हैं, तो पर्टिकुलर जब एक का स्टडी करना हो, चाहे एक इकाई हो चाहे एक समूह हो, तो छोटे समूह में इंडिविजुअल रूप से हम जाकर के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब टीचिंग की बात आती है और इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस दौरान इसको एग्जीक्यूट करना, इसको बिहेवियर टर्म्स में लाना, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्या है, अव्यवहारिक विधि है। इसमें मानवीय गुणों एवं मूल्यों का विकास नहीं। इस विधि में क्या है, जो मानवता के गुण है, सेवा करना, दया, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरों को सहयोग करना, तो ये हमारे प्रेम है, सत्य है, तो ये सारे जो हमारे मानवीय गुण और मूल्य हैं, ये इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में फुलफिल नहीं हो सकते। तो ये भी एक इसकी दोष या कमी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें कुछ रोचक विषय जैसे संगीत है, कला है, नृत्य आदि समूह में ही संभव है, क्योंकि ये जो है ये ऐसे हैं जिसके हम ग्रुप में ही इनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो
डेवलपमेंट हर कैंडिडेट का या हर स्टूडेंट का ज़्यादा होता है। तो जब हम ऐसे आर्ट फॉर्म या फाइन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम समूह में ही स्टडी कराएं तो ज़्यादा हमें अचीवमेंट मिलता है। तो इसके लिए ये व्यक्तिगत संप्रेषण है वो बहुत ही अव्यवहारिक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है दोष है इसका, इसमें शिक्षण विधियों में आंशिक सफलता। इसमें क्या है कि जब हम टीचिंग मेथड ऐसे होते हैं जो समूह में रह करके ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो वही कंपैरेटिव जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसे हम समूह में दें तो ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट होता है। प्रोजेक्ट मेथड है, इस प्रोजेक्ट को भी हम ग्रुप में दें, या फिर हमारे नॉर्मली हमारा पैनल डिस्कशन है, जो ऐसा इनोवेटिव मेथड्स हमारे हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे व्याख्यान विधि है। तो जब ये विधियाँ आंशिक रूप में ही इस व्यक्तिगत संप्रेषण में क्या है सक्सेस हो पाती है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इसके और अगर हम माने तो जब शिक्षण विधि हमारी सक्सेसफुल होने में भी आंशिक सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, फुलफिल या ऑल ओवर 100% हम सक्सेस नहीं हो सकते। वहीं इसका दोष ये भी है कि इसमें जो है वो प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा का अभाव। तो इस विधि में क्या है, या ये हम इंडिविजुअल संप्रेषण कह सकते हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट को ना तो मोटिवेट कर पाते हैं, ना उसे फीडबैक दे पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि एक अकेला ही रहता है जो भी है उसके उनको एनकरेज तो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप में अगर किसी को एनकरेज किया जाता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है कंपैरेटिव इसके। और कंपटीशन जब एक अकेला व्यक्ति ही है तो अपने आप किससे कंपटीशन करेगा, तो कंपटीशन की भावना भी नहीं होती। और एक जो ग्रुप में रह करके जो सहपाठी या पीयर ग्रुप जो होता है उसका सपोर्ट जब मिलना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और ये इसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिसमें हम ऐसे जो स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, समावेशी शिक्षा यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, गूंगे, बहरे, जो फिजिकल रूप से विकलांग होते हैं, तो ऐसे बालकों की शिक्षा पर अगर बल इस विधि में दिया जाता है और समावेशी शिक्षा में इस विधि पर बल नहीं दिया जाता है। और आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी जो आई है उसमें भी समावेशी शिक्षा पर ही बल दिया गया है, जिसमें समूह में रहकर ऐसे बालक जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए समूह में अगर सामान्य बालकों के साथ स्टडी कराई जाए तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा तीव्र गति से होता है। तो ये समावेशी शिक्षा पर इसमें बल
नहीं दिया जाता है, जबकि आज के कंसेप्ट में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। चाहे वो जो भी कमेटीज हमारी एजुकेशन से रिलेटेड गठित हो रही है या हमारा पॉलिसीज जो आ रही है, तो ये सारे जो अवगुण हैं ये इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। तो आज का कंटेंट हम आज इतना ही स्टडी करेंगे। अब इसके बाद आज का असाइनमेंट ये है, अब आज का असाइनमेंट आपका ये है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तिक संप्रेषण के गुण एवं दोष बताइए। आपको इसका जो आंसर है वो 250 वर्ड्स में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 नोट्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर जाए, जिसका फेस पे मास्क लग जाए, लोगों से कम 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। जिससे बाहर आए, बाहर से जब आप घर में आए तो हाथों को सैनिटाइज करना कंपलसरी है और हाथों को बार-बार जितना हो सके साबुन से धोएं। ऐसे कोई सिम्टम्स जो आपको नजर आते हैं जो कोरोना महामारी से रिलेटेड हो तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जैसे तो कोरोना वायरस के बचाव हेतु पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।